Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 13, United Nations. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो है ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब हम यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। इनके जो नेम है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में हम सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है द जनरल असेंबली, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्स्थ सेक्रेटेरिएट। बेटा इन सब में से हम इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़ दें तो बाकी सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड्स में है। अब हम सबको डिस्कस करेंगे, मतलब ये 6 ऑर्गन को अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से ऑर्गन का काम क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली को। तो जो जनरल असेंबली है बेटा, ये मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। सारे मैटर्स पे डिबेट डिस्कशंस यहीं पर होते हैं। जितना भी काम होता है ना बेटा यूनाइटेड नेशंस का, वो डिटरमाइन कैसे होता है? तो वो डिटरमाइन होता है बाय द बिल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो जनरल असेंबली है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या काम करेगा यूनाइटेड नेशंस। और हमेशा यूनाइटेड नेशंस उसी तर्ज पे काम करता है जो उसके रिजोल्यूशन में एक्सप्रेस है, ठीक है, जो इस असेंबली ने अडॉप्ट किया था। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना कि बेटा जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो ऑब्वियसली बात है सारे मेंबर्स जो होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। बेटा जो डिसीज़न लेती है ना ये असेंबली, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, कोई ऐसा बाइंडिंग फोर्स नहीं है कि हर सरकार को जो डिसीज़न यहाँ पर लिए गए वो मानने ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ मिलके बैठती हैं तो एक वजन आ जाता है इसकी बात में कि भैया ये वर्ल्ड ओपिनियन है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पर वर्ल्ड ओपिनियन आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। एज वेल एज मॉरल अथॉरिटी मिल जाती है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से डिसीज़न लेने हैं नहीं लेने हैं। पर बेटा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ की इसको मानना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो बेटा जितने भी मेंबर्स होते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के वो सारे मेंबर हो जाते हैं जनरल असेंबली के। तो यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर हैं? 193। मतलब जनरल असेंबली में भी कितने मेंबर हैं? 193। ईच स्टेट हैज़ 5 रिप्रेजेंटेटिव। हर कंट्री से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं बेटा? 5। काय के लिए? जनरल असेंबली के लिए। बट ईच स्टेट हैज़ 1 वोट। आप 5 मेंबर्स को भेज दें, नो इश्यूज़, पर आपका वोट एक ही रहेगा। तो जितने भी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो जनरल असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। हर स्टेट के पास ये राइट है कि वो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव को जनरल असेंबली में भेज सकता है, पर हर स्टेट का वोट एक ही रहेगा, ठीक है। जो रेगुलर सेशन होते हैं जनरल असेंबली के वो हमेशा सितंबर के 3rd ट्यूसडे से स्टार्ट होते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जो रेगुलर सेशन होता है जनरल असेंबली का वो शुरू होता है हर साल 3rd ट्यूसडे से, कब के? सितंबर के, और कंटिन्यू चलता रहता है 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक। तो 3rd ट्यूसडे जब भी आएगा तब से काम चालू करेगी जनरल असेंबली। तो कब तक करती रहेगी बेटा? दिसंबर के 3rd वीक तक। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना ये कौन सा हिसाब है, पर जो है वो है। ये आपको याद कर लेना है कि जनरल असेंबली काम करना स्टार्ट करती है 3rd ट्यूसडे इन सितंबर और कब तक करती रहती है? 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक। एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन, जब भी रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा असेंबली नया प्रेसिडेंट चुनती है,
क्या चुनती है बेटा? नया प्रेसिडेंट। तो जब भी रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, असेंबली इलेक्ट करेगी नए प्रेसिडेंट को, एक प्रेसिडेंट चुना जाएगा, 21 वाइस प्रेसिडेंट्स चुने जाएंगे और चेयरमैन चुने जाएंगे 6 मेन कमिटीज़ जो हैं उनके लिए। बेटा ये जो असेंबली है ना, इसकी 6 मेन कमेटी हैं। असेंबली की 6 मेन कमिटीज़ हैं, उनके चेयरमैन चुने जाते हैं कब? जब रेगुलर सेशन का स्टार्ट होता है तब। एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। 1 प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन फॉर 6 मेन कमिटीज़। और बेटा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रॉपर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना, सबको इक्वालिटी के साथ देखा जाए। टू इंश्योर इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेसिडेंसी होती है, जो प्रेसिडेंट चुना जाता है ना, जो प्रेसिडेंसी होती है असेंबली की, वो रोटेट करती रहेगी 5 मेजर ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स में। और वो 5 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स कौन कौन से होंगे? अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोप। फिर से ध्यान से सुनो बेटा कि भाई ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरी दुनिया की कंट्री इन्वॉल्व है, उसका मेंबर है। तो यहाँ पर हमें इंश्योर कराना पड़ेगा ना इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि भाई एशिया का मेंबर भी हो, अफ्रीका का मेंबर भी हो। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंसी की जो पोजीशन है असेंबली में, वो रोटेट करती रहती है 5 ग्रुप्स ऑफ स्टेट के बीच में। 5 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स कौन से हैं? अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, एंड अदर स्टेट्स। आगे बात समझ में, 5 कैसे काउंट करोगे आप? अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। स्पेशल सेशंस जो होते हैं उनकी भी कई बार रिक्वायरमेंट होती है। जब सिक्योरिटी काउंसिल कहता है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे सेक्रेटरी जनरल स्पेशल सेशन को भी कन्वीन कर लेते हैं। और कई बार मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हाँ, एक स्पेशल सेशन की रिक्वायरमेंट है, कहीं सुनामी आई है, कहीं अर्थक्वेक आया है, या कोविड जैसा कोई पैंडेमिक है, तो भी आप स्पेशल सेशन रखवा सकते हो। तो कई बार बहुत सारे मेंबर्स मिलके बोलते हैं कि चलो एक स्पेशल सेशन कर लेते हैं, तो भी स्पेशल सेशन होता है। और वैसे तो स्पेशल सेशन की रिक्वेस्ट कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। चलें आगे, चलो। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना बेटा इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे, वो कैसे लिए जाते हैं? 2/3 मेजॉरिटी से। बेटा 50% मेजॉरिटी अलग होता है और 2/3 मेजॉरिटी अलग होता है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब आपको समझ में आता है कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 66.66%। कितना होता है? 66.66%, ठीक है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे आता जाएगा ना। और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66.66। जो डिसीजंस लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स, वो 2/3 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। 2/3 मेजॉरिटी कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं। ये होता है लगभग 66.66, मतलब 50% की मेजॉरिटी पे भी नहीं। जब तक 66.66% लोग हाँ नहीं बोलते, कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न नहीं लिया जाता। और ये जो मैटर्स होते हैं जिन पे डिसीज़न लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? द इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर अगर कोई बात करनी हो, किसी नए मेंबर को एडमिट करने की बात करनी हो, किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को एक्सपेल करना हो, सस्पेंड करना हो, उसके लिए बात हो। फिर कई बार बजटरी इश्यूज़ भी आते हैं, तो उन सब को लेकर के अगर कभी डिस्कशन करना हो तो स्पेशल सेशन लगाए जा सकते हैं। ये मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे भी हो सकते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे भी हो सकते हैं। डिसीजंस ऑन अदर क्वेश्चंस आर मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं, जितने मेंबर वोट करते हैं, उसके आधार पर डिसीजंस ले लिए जाते हैं। अब हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें बेटा, यूएन का जो चार्टर बना था ना, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जो पावर्स और जो फंक्शंस थी जनरल असेंबली की,
वो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट है भाई देखो, यूएन का मेजर मोटिव क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जितने भी रिकमेंडेशंस देना होता है वो कौन ही देता है? जनरल असेंबली, है ना। टू कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। आप सब मिलके काम करें, सहयोग से काम करें, इसके लिए रिकमेंडेशन देना और काम कराना किसका ही काम है? जनरल असेंबली का काम है, जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। फिर जनरल असेंबली डिस्कस कर सकती है किसी भी ऐसे प्रश्न को जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो। सिर्फ वो मैटर्स को जनरल असेंबली नहीं डिस्कस कर सकती भाई जहाँ डिस्प्यूट चल रहा हो या सिचुएशन ऐसी हो जिसके ऊपर डिस्कशन कहाँ पर चल रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी हम जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं बेटा, तो जनरल असेंबली में उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता जो अभी कहाँ पर डिबेटेबल है, जिसके ऊपर बातचीत अभी कहाँ चल रही है? सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल ही रिकमेंडेशंस देंगे। नेक्स्ट बेटा, फिर जनरल असेंबली डिस्कस कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है ऐसे हर क्वेश्चन पे जो यूएन चार्टर के स्कोप में आता हो, जो यूएन के किसी भी ऑर्गन की पावर्स और फंक्शनिंग को अफेक्ट करता हो। अगर भाई किसी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा हो या सिक्योरिटी काउंसिल काम नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे मैटर्स को डिस्कस करना, उन पे रिकमेंडेशंस देना भी किसका ही काम है? जनरल असेंबली का काम है। और बेटा यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ा काम कि भाई आप कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहें, स्टडी करते रहें। तो ये काम किसके पास ही है? जनरल असेंबली के पास है कि वो स्टडीज़ को इनिशिएट करता है, रिकमेंडेशंस देता है, जिससे इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े। तो जो जनरल असेंबली है उसके पास ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई आप इंटरनेशनल स्टडीज़ को इनिशिएट करें, फिर रिकमेंडेशन दें, है ना, जिससे इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या हो? प्रमोट हो, बढ़ जाए। और बेटा जनरल असेंबली रिकमेंडेशंस देती है जिससे चल रहे डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट शांतिपूर्वक हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल भी जनरल असेंबली को बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजते हैं, दूसरे ऑर्गन्स रिपोर्ट भेजते हैं, तो इन रिपोर्ट्स को रिसीव करना, इन्हें कंसीडर करना, ये काम भी किसका ही है? जनरल असेंबली का है। टू कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बजट को अप्रूव करना, ये भी जनरल असेंबली का काम है। एंड टू अपॉर्शन द कंट्रीब्यूशन अमंग द मेंबर्स, हर मेंबर कंट्री कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी ये हिस्सा बाटी करना, अपॉर्शन करना, हिस्सों में बांटना भी किसका ही काम है? जनरल असेंबली का काम है। फिर बेटा जो इलेक्शन होता है ना नॉन परमानेंट मेंबर का, परमानेंट 5 मेंबर्स तो आपको पता ही है ना, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट करना, ठीक है, किसके लिए? सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। से ध्यान से सुनो, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, वो आपको पता ही है कौन है? ब्रिटेन है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है, यूएसए है। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। अब इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इन्हें इलेक्ट करना किसके लिए? सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ये भी काम जनरल असेंबली का है। फिर जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, उनके लिए मेंबर्स को सिलेक्ट करना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जजेस को सेलेक्ट करना, ये काम भी सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं, किसका है? जनरल असेंबली का है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को ये इलेक्ट करेंगे। सोशल ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनके मेंबर को भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। देन लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है हमारे जनरल असेंबली का,
कि ये ही अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस में। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे देता है कि भाई इसे इसको अपॉइंट कर सकते हैं, उनमें से अपॉइंट करने का काम किसके हाथों में ही है? जनरल असेंबली के हाथों में। अब बेटा ध्यान से सुनना, अंडर द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था नवंबर 1950 को, ये असेंबली इतनी एम्पावर्ड है कि जब चाहे जब एक्शन ले सकती है अगर उसे लगे कि सिक्योरिटी काउंसिल लैक ऑफ अनमिटी की वजह से भाई उसके जो परमानेंट मेंबर्स अग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि पीस को ख़तरा होता जा रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ कंट्रीज़ मिलके पूरी दुनिया के पीस को ख़त्म करना चाहती हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल के काम ना करने के बावजूद भी ये इतना बड़ा मेजर फोर्स होता है जनरल असेंबली की, ये डिसीज़न ले सकता है। अच्छे ध्यान से सुनो, यूनाइटिंग फॉर पीस जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ने नवंबर 1950 में, उसके थ्रू जनरल असेंबली इतना एम्पावर्ड है कि असेंबली एक्शंस ले सकती है अगर सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इनके पास वीटो पावर है, इनकी लैक ऑफ अनएनिमिटी का मतलब कि सब सारे लोग इकट्ठे होकर कोई डिसीज़न ले लें, पर लैक ऑफ अनएनिमिटी का मतलब क्या हुआ? जब सारे लोग मिलकर किसी एक बात के लिए हाँ या ना नहीं बोल पा रहे हैं, लैक ऑफ अनएनिमिटी। एनिमिटी का मतलब क्या होता है? जब सब लोग हाँ या ना बोल रहे हैं, पर लैक ऑफ अनएनिमिटी का मतलब जब सारे लोग किसी एक बात तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, तो असेंबली एक्शन ले सकती है, ठीक है। सो सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनएनिमिटी of its permanent members fails to act in a case where there appears to be threat, वो फेल हो जाए, कोई डिसीज़न नहीं ले पाए, जबकि सामने दिख रहा हो कि भैया खतरा है, चेतावनी है, शांति भंग हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, ब्रीच हो सकती है पीस की, तो ये असेंबली इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड है बेटा कि वो उस मैटर को इमीडिएटली कंसीडर करेगी और अपनी रिकमेंडेशंस देगी, ठीक है, सारे मेंबर्स को कि भाई आपको कलेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और इवन ज़रूरत पड़ेगी तो आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ भी करेगी। तो आज तक वो लोग जो समझते आए हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ही सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूएन का, बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा। अगर जनरल असेंबली अपनी वाली पे आ जाए ना तो सिक्योरिटी काउंसिल साइडलाइन कर दिया जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है, ये जो 5 मेंबर है ये अपनी अपनी चलाते हैं क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? पावर टू से नो। 4 लोग हाँ बोल रहे हैं, 5 व्यक्ति उठ के बोल देता नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कई बार जो डिसीजंस लेने होते हैं, अगर वो डिसीजंस ये लोग नहीं ले पाते हैं तो जनरल असेंबली अपने तरीके से काम करके आर्म फोर्सेस का यूज़ भी कर सकता है। इतना जनरल असेंबली एम्पावर्ड है। पर अगर सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम कर रहा है, जो फंक्शंस उसे असाइन किए गए हैं वो एक्सरसाइज कर रहा है ना, यूएन चार्टर में जो काम असाइन किए गए हैं सिक्योरिटी काउंसिल को अगर वो कर रहा है किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, तब जनरल असेंबली बिल्कुल भी अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे सकती उस डिस्प्यूट और सिचुएशन को लेकर के। हाँ भाई, जब हम देखते हैं कि अनएनिमिटी की लैक ऑफ अनएनिमिटी है, लोग सर्वसम्मति से डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, तो ज़रूर जनरल असेंबली जा सकती है। पर यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जितने काम सिक्योरिटी काउंसिल को दिए गए हैं, अगर वो सारे काम कर रहा है तो जनरल असेंबली बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई रिकमेंडेशंस नहीं देगी। ऐसे डिस्प्यूट में जनरल असेंबली कुछ भी नहीं कहेगी। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सिक्योरिटी काउंसिल को। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है यूनाइटेड नेशंस की। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, तभी तो इसका नाम ही रखा है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो काम है वो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली काम करता ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा ही तो लड़ता रहता है। कभी रशिया यूक्रेन है, कभी आर्मेनिया अज़रबैजान है, कभी इंडिया पाकिस्तान है, तो कुछ भी होता ही रहता है ना। इसीलिए कहा गया है इट फंक्शंस कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली काम करता ही रहता है। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स
must be present at all time at the United Nations. इसके जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उनका एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा यूनाइटेड नेशंस में होता ही है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में होता ही है। फिर से ध्यान से सुन लो, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होगा ही ऑल टाइम। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे, तो बेटा ज़रा ध्यान से सुनना। जो काउंसिल होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बेटा फिर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। द रीजनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, एफ्रो एशियन कंट्रीज़ 5, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से आते हैं 2, वेस्ट यूरोपियन कंट्री और अदर कंट्रीज़ से आते हैं 2, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ से आता है 1। फिर से ध्यान से सुनो, एफ्रो एशियन कंट्रीज़ से कितने लोग आएंगे? 5, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से आएंगे 2, वेस्ट यूरोप से आएंगे और दूसरी कंट्रीज़ से आएंगे 2, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ से आएंगे 1 मेंबर। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना बेटा, उन्हें जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, वो भी अपनी 2/3 मेजॉरिटी से। और कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए चुने जाते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स। और ये जो 10 मेंबर्स हमने पढ़ाना कि इसमें से 5 एफ्रो एशियन होंगे, 2 लैटिन अमेरिकन होंगे, 2 वेस्ट यूरोप अदर कंट्रीज से होंगे, 1 ईस्ट यूरोप से होगा। तो ऐसे टोटल ये जो 10 मेंबर आते हैं ना, इनका चुनाव 2 साल के लिए होता है और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से होता है। ठीक है, अ रिटायरिंग मेंबर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। अब सपोज़ करो कि इसी साल पाकिस्तान का रिटायरमेंट हुआ हो, तो नेक्स्ट ईयर ही इसे नहीं चुना जाएगा बेटा। इतनी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, सबको एक एक बार मौका मिलना चाहिए। तो एक बार पाकिस्तान हुआ तो एक बार भूटान हो जाएगा, तो 1-2 सालों के लिए, मतलब 2 ईयर के पीरियड के लिए, 1-2 साल के पीरियड के लिए नेपाल हो सकता है, इंडिया हो सकता है, लाओस हो सकता है, कंबोडिया हो सकता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो सकता है, घाना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पर जो रिटायरिंग मेंबर है वो एलिजिबल नहीं होता इमीडिएट रीएक्शन के लिए। उसका री इलेक्शन होगा बेटा, हर 2 साल में तो होने वाले हैं, तो होगा, पर इमीडिएटली नहीं होगा। जो प्रेसिडेंसी होती है काउंसिल की, वो रोटेट करती है मंथली अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग की हुई है मेंबर स्टेट्स की, उनके अकॉर्डिंग मंथली जो प्रेसिडेंसी होती है काउंसिल की, वो रोटेट करती रहती है मंथली बेसिस पे, ध्यान रखना बेटा। अब हम वीटो पावर को डिस्कस करेंगे। वीटो का मतलब होता है पावर टू से नो। बहुत बड़ी पावर है ये, है ना। चलो, तो जितने भी मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन सबके पास 1 वोट होता है। डिसीजन जो होते हैं प्रोसीजरल मैटर्स पे, वो अफर्मेटिव वोट लेकर के लिए जाते हैं, है ना, ऑफ 9 मेंबर्स। जैसे मैंने बोला क्या हमें ये करना चाहिए, तो बाकी के 9 से मैं पूछ लूँगी, है ना। अब जैसे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, टोटल 15 मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो मैंने अगर किसी बात के लिए इनिशिएटिव लिया, तो बाकी के 9 से मैंने पूछ लिया, हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, इंक्लूडिंग द कॉन्करिंग वोट्स ऑफ ऑल 5 मेंबर्स, परमानेंट 5 मेंबर्स। फिर परमानेंट 5 मेंबर्स क्या बोलते हैं, तो जो नेगेटिव वोट होता है परमानेंट मेंबर का बेटा, उसको ही बोलते हैं वीटो। जो नेगेटिव वोट होता है परमानेंट मेंबर का, इसी को कहते हैं वीटो। बेटा पूरा की पूरा काउंसिल, ये 15 मेंबर्स में से 14 अगर हाँ भी बोल रहे होंगे ना कि यार चलो इस काम को कर लेना चाहिए, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे अगर एक भी इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से क्या कर दे, वीटो कर दे। वीटो का मतलब क्या होता है, पावर टू से नो, किसी बात के लिए ना बोल दे।
तो जो नेगेटिव वोट होता है परमानेंट मेंबर का, उसी को हम वीटो कहते हैं। जो काउंसिल होता है वो पूरी तरह पावरलेस हो जाता है, फिर वो कोई काम नहीं कर पाता अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी वीटो पावर का यूज़ कर लिया। हर एब्सटीन फ्रॉम वोटिंग डज नॉट अमाउंट नेगेटिव वोट। पर कई बार ऐसा होता है कि 15 लोगों में से 13 ने वोटिंग की, एक ने वोटिंग की ही नहीं, तो उसको नेगेटिव वोट या वीटो नहीं माना जाएगा। हर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, उसका वोट करने से मना करना, परहेज करना, कभी भी वीटो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वीटो के लिए आपको बोलना पड़ेगा। बेटा अगर किसी को कहीं डाउट है तो फिर से ध्यान से सुन लो। सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर के पास एक वोट होता है। 15 में से 15 के पास एक वोट है, पर 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो भी है। वीटो का मतलब होता है पावर टू से नो। जो डिसीजंस होते हैं प्रोसीजनल मैटर्स पे, वो अफर्मेटिव वोट लेके कर लिए जाते हैं 9 मेंबर्स के। इन्हीं के बाद आपको कंकरिंग वोट चाहिए, हाँ में वोट चाहिए, किसके भी, 5 परमानेंट मेंबर्स के भी। पर उन 5 में से अगर कोई भी नेगेटिव वोट डाल देता है, जिसे हम वीटो कहते हैं, तो काउंसिल पावरलेस हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर वोट ना डालना कहीं पर भी वीटो की तरह काम नहीं करेगा। हाउएवर एब्सटिनेंस फ्रॉम वोटिंग, अगर आप वोटिंग नहीं करते हो तो वो वीटो नहीं माना जाएगा। वीटो करना है तो बोलना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी काउंसिल का पहला काम क्या होता है बेटा? अब हम फंक्शंस और पावर्स को पढ़ेंगे। तो पहला काम होता है, ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। किसके अकॉर्डिंग? उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, उन पर्पस के अकॉर्डिंग जो किसके हैं? यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस ने बोला ही कि भाई सब कॉपरेशन से काम करेंगे, सब डेवलप करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल का पहला फंक्शन यही है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दूसरा बेटा सेकेंड है टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन। कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो इंटरनेशनल फ्रिक्शन का चांस बन सकती हो, भाई आगे जाके बड़े वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसे इन्वेस्टिगेट करें। और बेटा अगर पॉसिबल है तो मिलिट्री एक्शन भी ले लिया जाए। किसके अगेंस्ट में? अग्रेसर के अगेंस्ट में। नेक्स्ट, आपने अगर प्रॉपर स्टडी की होगी, इन्वेस्टिगेट किया होगा, तो आप रिकमेंड कर पाएंगे मेथड्स को जिनकी वजह से वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए या कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए, या टर्म्स ऑफ सेटलमेंट भी आप बता सकते हैं। आप सिक्योरिटी काउंसिल हैं भाई। सिक्योरिटी काउंसिल के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है और एक ऐसे सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है जो आर्मामेंट्स को रेगुलेट कर पाए। बेटा ना करके एक दूसरे के चक्कर में, एक दूसरे को कम दिखाने के लिए, एक दूसरे के डर के कारण हमने जितने आर्म्स, जितने वेपन्स बना लिए हैं ना, वो एक दिन हमारे लिए खतरा बनने वाले हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसे सिस्टम को इवॉल्व करे जिससे रेगुलेट किया जा सके आर्मामेंट्स को। फिर सिक्योरिटी काउंसिल को ये डिटरमाइन करना है कि भाई शांति के खिलाफ कौन सी प्रोबेबल थ्रेट्स देखी जा रही हैं अभी, ठीक है, कौन सा एक्ट ऑफ एग्रेशन है, और फिर रिकमेंड करें कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ एग्रेशन या इस थ्रेट के अगेंस्ट में हम कौन से स्टेप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे यूएनओ को चुप नहीं बैठना चाहिए। कितना डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ कर रहे हैं, इसके ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर टैरिफ, तो यूएनओ को कुछ बोलना चाहिए। पर बेटा कैसे बोलेगा, क्योंकि यूएनओ में सबसे ज़्यादा चलती भी किसकी है? अमेरिका की है। तो क्या ही बोलो, ये सच में एक बड़ी टेंशन का कारण बन सकता है, टैरिफ ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। फिर नेक्स्ट है मेंबर्स को कॉल करना, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो यूएसए ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे।
है ना, आपके साथ ये ट्रेड नहीं करेगा, वो ट्रेड नहीं करेगा, ये कंट्री नहीं होगी, वो कंट्री नहीं होगी, तो ये काम भी सिक्योरिटी काउंसिल का ही होता है। टू कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन एंड अदर मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ फोर्स। फोर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, है ना, किसी एग्रेशन को स्टॉप कराने के लिए या रोकने के लिए, पर आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगा दिए जाएंगे, जैसे अभी रशिया के ऊपर लगे हुए हैं कि भाई रशियन ऑयल को कोई नहीं खरीदेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बोला है क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल को परचेस करता है इसीलिए हम इनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो बेटा ये मेंबर कंट्री को कॉल करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई हमने आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, दूसरे कोई मेजर्स लिए हैं जिसमें हम फोर्स का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, एग्रेशन का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, पर किसी तरीके से आपको कमज़ोर बनाना चाहते हैं जिससे आप लड़ाई बढ़ाई कम करो। फिर ये मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं एग्रेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। ली तो नहीं, अभी यूक्रेन के अगेंस्ट में रशिया ने कितना कुछ किया, पर यूएन ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, ये मेंबर्स को रिकमेंड कर सकते हैं किसको? जनरल असेंबली को, कि आपको नए मेंबर को एडमिट करना है। भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल की ही जिम्मेदारी है कि जो कंट्रीज अब तक यूएनओ का मेंबर नहीं बनी है उन्हें भी मेंबर बनाया जाए। तो ये जनरल असेंबली को एडवाइस करते हैं कि भाई आप नए मेंबर को एडमिट करो। ट्रस्टीशिप फंक्शंस को भी एक्सरसाइज करने का काम करते हैं ये स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में। एरियाज़ ऐसे होंगे जो आज भी कॉलोनाइज्ड हैं तो उन्हें फ्री कराना, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। फिर लास्ट कि ये जनरल असेंबली को रिकमेंड करते हैं कि भाई किसका अपॉइंटमेंट होना है ऐसा सेक्रेटरी जनरल, टुगेदर विद द असेंबली टू इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए किस किस को अपॉइंट करना है, सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट, इन सब के लिए रिकमेंडेशन देने का काम भी सिक्योरिटी काउंसिल का ही है। बेटा पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को।